औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ड्रग इंट्रैक्शन कोर्स में। तो बेटा हमने जैसा कि बताया था आपको कि ये जो हमारा कोर्स होगा 3 डेज़ पर मुश्तमिल होगा। तो इसकी तरफ जाने से पहले हम MP4U एकेडमिक के बारे में बात कर लें। इट्स पाकिस्तान लीडिंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर फार्मेसीज एंड मेडिकल स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्राइड लेते हैं कि हम ई लर्निंग में वन ऑफ द पॉइनियर हैं, स्पेशली फार्मेसी और मेडिकल क्लासेस के लिए एंड ट्रेनिंग कोर्सेज़ के लिए और स्किल कोर्सेज़ की क्लासेस में। तो मैं अगर अपने प्रोजेक्ट आपके सामने रखूँ तो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हम करवा रहे हैं बच्चों को। मेडिकल और फार्मेसी के ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं जिनमें स्किल कोर्सेज़ है बच्चों के, जिनमें फ्रीलांसिंग है, अमेज़ॉन है, ईबे है। तो इनमें से कुछ हमने करवा लिए बच्चों को, कुछ करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप भी तफसीलात जानना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर आज के लेक्चर की हम बात करें, आज के लेक्चर की आउटलाइन देखें, आज के लेक्चर का एजेंडा देखें, तो बेटा आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ड्रग इंट्रैक्शन पर। फिर मैं आपको FDA की कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस की तरफ लेकर जाऊंगा कि FDA ड्रग इंट्रैक्शन को किस तरह डील करता है। फिर हम बात करेंगे ड्रग इंट्रैक्शन का मैकेनिज़्म क्या है। अगर दो ड्रग्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो वो क्यों इंटरेक्ट करती हैं आपस में, वो कौन सा पाथवे है जिनके वो एगोनिस्ट बन जाती हैं या एंटागोनिस्ट बनती हैं। फिर हम बात करेंगे ड्रग रिकॉल पर, जिस पर पूरी दुनिया और बिलखसूस पाकिस्तान में जो ड्रग रिकॉल हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं और उनकी क्या क्या वजूहात हैं। तो बेटा जो कल का लेक्चर होगा वो आज के लेक्चर का ही पार्ट होगा, जिसमें हम ड्रग इंट्रैक्शंस की वजह से या डोज़ की गलत मिकदार देने की वजह से जो डेथ केसेस हैं हमारे मुल्क के, उस पर बात करेंगे। और जो हमारा जो कुछ इम्पोर्टेंट जो रह जाएंगे आज ड्रग इंट्रैक्शंस, वो हम कल पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा बेटा वो होगा केस स्टडीज़ पर, ठीक है। तो अब बात करते हैं सर्टिफिकेट की। तो बेटा इस सेशन का जो सर्टिफिकेट होगा वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा आपको। आपने क्या करना है, अपने कोलीग्स में, अपने दोस्तों में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करना है। उनको कहना है कि सर इसको विज़िट करें और सब्सक्राइब करें, और उनके स्क्रीनशॉट लेके वो आपको सेंड करेंगे। आपने फिर वो हमें सेंड करने हैं, ठीक है। आपने 2 लोगों का जो है कहना है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा। तो बेटा आइए अब बात करते हैं ड्रग की। तो व्हाट इज़ अ ड्रग। तो मुझे उम्मीद है कि इस वक्त मुझे फार्मेसी के लोग सुन रहे हैं, ठीक है, जिसमें MBBS के भी हैं और मुख्तलिफ मेडिकल फील्ड्स के लोग सुन रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे साथ जो इस वक्त फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी मौजूद होंगे, सेकंड ईयर के भी मौजूद होंगे, ठीक है। तो मैं इस अंदाज से आपको लेकर चलूँगा, यानी कि बेसिक्स से आपको लेकर चलूँगा और बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश करूँगा। तो सवाल है व्हाट इज़ अ ड्रग। तो हम कहते हैं कि सर अ ड्रग इज़ अ केमिकल सब्सटेंस टिपिकली अ नॉन स्ट्रक्चर। मतलब अननोन नहीं है, ड्रग के बारे में आप जानते हैं कि उसमें कौन सा रिंग मौजूद है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल इफेक्ट। यानी कि अगर वो किसी जानदार को दिया जाए तो वो कोई ना कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करे, तो उसको हमने नाम दे दिया किसका, ड्रग का। अगर कोई चीज़ बायोलॉजिकल इफेक्ट बेटा प्रोड्यूस नहीं करती तो इट इज़ नॉट अ ड्रग, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल आता है कि सर व्हाट इज़ अ हार्ड ड्रग। द टर्म हार्ड ड्रग हैज़ बीन यूज्ड टू कैटेगराइज ड्रग्स दैट आर एडिक्टिव एंड इंजेक्टेबल। जिसमें हम बात करते हैं हीरोइन की, जिसमें हम बात करते हैं कोकेन की, जिसमें हम बात करते हैं क्रिस्टल की। तो इनको हमने नाम दे दिया हार्ड ड्रग का, ठीक है। तो ड्रग को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक को हमने नॉर्मल ड्रग का नाम दे दिया जो बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो दूसरे को हमने हार्ड ड्रग का नाम दे दिया जो कि सर एडिक्टिव और इंजेक्टेबल ड्रग्स होती हैं, ठीक है। फिर सवाल आता है कि व्हाट इज़ कंट्रोल ड्रग। तो जिन बच्चों ने हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी इंटर्नशिप ज्वाइन की थी तो उनको उनके जहन में ये आ गया होगा कि व्हाट इज़ कंट्रोल ड्रग्स, ठीक है। ऐसी ड्रग्स जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, जिनको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करवाना होता है और एहतियात के साथ डिस्पेंस करना होता है, उसको हम नाम देते हैं कंट्रोल ड्रग का। तो अगर आप में से कोई न्यू हमें सुन रहा है, ठीक है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इसी चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट मौजूद है हॉस्पिटल फार्मेसी इंटर्नशिप की। 7 डेज़ की हमारी इंटर्नशिप थी, ठीक है।
जिसमें हमने बच्चों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए थे, ठीक है। तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मैंने WHO का एक ना ड्रग इंटरेक्शन का डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ढूंढा है, उसको ड्राइव में सेव किया, तो उसका लिंक जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा, ठीक है। और जो सेकंड बात, उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है उसको, तो और उसको पढ़ना स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं कुछ ड्रग रिकॉल की। तो ये आप एक रिकॉल देख रहे हैं, ये मेक का रिकॉल है। तो इसमें हुआ क्या था सर कि हमारे पास एक मेनोरिम इंजेक्शन है IV, जिसका बैच नंबर अगर आप देख सकते हैं 4820-827, जिसकी एक्सपायरी कब हो रही है, अगस्त 2022, यानी कि इसी महीने इसी साल हो रही है, ठीक है। अगर मैं आपको बैच नंबर पढ़ना सिखाऊं तो बेटा ये 20 लिखा हुआ है, तो इससे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये 2020 में बना होगा। आई एम नॉट श्योर कि ये इसी साल बना था या नहीं, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इंजेक्टेबल की जो 2 साल एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 2020 में जो है वो बना है, ठीक है। और 2022 में जो है अगस्त 2022 में एक्सपायर हो रहा है। तो ये एक रिकॉल हुआ था, ठीक है। अब मेरे यहाँ कुछ सवालात है जो मैं आपसे पूछूंगा और आपके जहन में भी आएंगे कि देखो बेटा ड्रग जो रिकॉल कब हो रही है, 2022 में, जब वो एक्सपायर हो रही है। ड्रग बनी कब थी, 2020 में, यानी कि 20 से लेकर अब तक कितना इस्तेमाल हो चुका है, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। यानी कि जो हम दवा इस्तेमाल करते हैं, हम कैसे अश्योर करें कि वो दवा ठीक है। तो आप लोगों को जो इस वक्त पढ़ाया जा रहा है, आप कौन लोग हैं, तो आप वो लोग हैं जो आइंदा सालों में फाइज़र में जाएंगे, GSK में जाएंगे, नोवार्टिस में जाएंगे, पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगे। तो आपका जो नॉलेज बैंक होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, आपको चीज़ों का पता होगा, तो आप आइंदा ऐसा नहीं होने देंगे। क्योंकि बेटा ये बहुत रिस्की मामला होता है। ये जो दवा आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपके घर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके अम्मा जान इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका भाई इस्तेमाल कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा एहसास मामला होता है, ठीक है। तो आज अगर मैं अपने फ्यूचर पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ऐसी कोई चेंजेस या ऐसी कोई मसाइल हमें नेक्स्ट देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट बेटा रिकॉल हम देखते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन। तो इसको हमने सब स्टैंडर्ड कह रहे हैं, ठीक है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड के बारे में पता होगा। अगर फिर आप दोबारा एक बार रिवाइज़ करना चाहते हैं तो बेटा ड्रग एक्ट का एक चैप्टर, ठीक है, उसको आप लाजमी रिवाइज़ कर लें, ठीक है। तो उसमें इनकी अलग से एक एक की डेफिनेशंस मौजूद हैं, ठीक है बेटा। एक और रिकॉल है जिसको फ्लैजिनेज सस्पेंशन, ठीक है, रेस फार्मास्यूटिकल का है, इसको भी सब स्टैंडर्ड कह दिया FDA ने, ठीक है। जिसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हुई है 11 से 2021, ठीक है। और जो इसकी एक्सपायरी हो रही है वो 11/2023 में हो रही है, ठीक है। तो बेटा ये ऊपर मेंशन हुआ है CDL, तो इसको कहते हैं सेंट्रल ड्रग लैब, ठीक है। तो कराची में हम मौजूद है। इसी तरह DTL भी होता है, ठीक है, जिसको हम ड्रग टेस्टिंग लैब कहते हैं, ठीक है। वो सिंध को डील कर रही होती है, ठीक है। जो CDL होती है वो पूरे प्रोविंस को डील कर रही होती है, ठीक है बेटा। तो आइए आगे बात करते हैं बेटा, व्हाट इज़ अ ड्रग इंट्रैक्शन। तो इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि इंट्रैक्शन का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखो बेटा, दो चीज़ें जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, तो उनको हम इंट्रैक्शन कह देते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ों का मिलना अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। हम चूँकि दवा की बात कर रहे हैं, तो दवा के साथ किसी चीज़ का मिलना अगर बॉडी के लिए बुरा है तो हम उसे नाम देंगे ड्रग इंट्रैक्शन का। अब दवा किसी के साथ भी इंटरेक्ट कर सकती है, किसी के साथ भी। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हमने कोशिश की है आज टच करने की, ठीक है। तो नेक्स्ट भी इस पर वीडियोज़ आती रहेंगी, ठीक है। हम बात करते हैं सर के जो ड्रग का इंट्रैक्शन है वो किस किस के साथ हो सकता है। तो सर हम कहते हैं कि उसका हो सकता है इंट्रैक्शन हो सकता है ड्रग के साथ, फूड के साथ, या किसी भी खाने पीने की चीज़ के साथ, सप्लीमेंट के साथ, विटामिन के साथ, ठीक है। तो इन सब के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकती है। तो बचपन में आपने अपने बड़ों से सुना होगा, मामा से, पापा से, दादा से, दादी से, कि वो अक्सर कहते थे कि मछली खाने के बाद आपने दूध नहीं पीना, वरना आपकी स्किन जो है वो 2 कलर हो जाएगी। तो इसको मैं नाम दूंगा फूड इंटरेक्शन का, क्योंकि दो खाने की चीज़ें आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरह जब ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं किसका, ड्रग इंटरेक्शन।
तो बेटा आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी पर हों, हॉस्पिटल फार्मेसी में हो, तो प्रेस्क्रिप्शन आए, ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपने ड्रग इंट्रैक्शंस देखनी है, ठीक है। तो अगर तो उसमें उन ड्रग्स में इंट्रैक्शंस मौजूद हैं तो आपने उन ड्रग्स को देने से अवॉइड करना है, ठीक है बेटा। तो अगला सवाल आता है कि व्हाट इज़ इम्पैक्ट ऑफ दिस इंट्रैक्शन, कि क्या हो जाएगा कि अगर ड्रग आपस में इंटरेक्ट करेगी। तो बेटा इसको देख लेते हैं। ड्रग इंट्रैक्शंस कैन पोटेंशिएट अ मेडिकेशंस इफेक्ट, पॉसिबली ट्रिगरिंग अ रिस्पॉन्स सिमिलर टू देयर ऑफ एन ओवरडोज और रिड्यूस सम मेडिकेशंस इफेक्ट। तो सर अगर मैं आपको आम लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूं, एक ड्रग है, उसको नहीं पता कि बॉडी में उसने क्या काम करना है, ठीक है, उसमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, ठीक है। ड्रग को मालूम नहीं है कि बॉडी में जाकर क्या होना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने एक इश्क मूवी देखी है, ठीक है, तो मैं एग्जांपल आप लोगों को इस तरह की देता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं आसानी से समझ में आए। तो इश्क मूवी में क्या होता है कि बेटा एक जो है मालिक होता है, एक बंदा होता है, ठीक है। तो जो वो बंदा होता है तो उसका जो होता है वो बहरा और गूंगा होता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, वो मालिक उसको कहता है कि आपने पाइप काटना है, तो वो पाइप काटे बगैर ही दोबारा वापस आ जाता है मालिक के पास। तो मालिक उसको इशारे से समझाता है, क्योंकि वो गूंगा बहरा होता है, कि अब तुम पाइप काटे बगैर वापस आई तो मैं तुम्हें काट दूंगा, ठीक है। तो वो जाता है, जाकर पाइप काटना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उसके पाइप के ऊपर दो एक्टर जो हैं वो लटके होते हैं, वो शोर मचाते हैं कि भाई ना काटो, हम गिर जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो वो बहरा गूंगा होता है, उसको नहीं पता शोर मचा रहा है कोई कि नहीं मचा रहा है, ठीक है, वो अपने काम में मसरूफ़ होता है। बिल्कुल इसी तरह एक ड्रग का काम होता है, उसको नहीं पता होता है कि उसने बॉडी में जाकर क्या करना है, क्या इफेक्ट हो सकते हैं बॉडी पर, क्या नहीं हो सकते, ठीक है बेटा। अगर मैं मिसाल लूँ, यहाँ पर एक ड्रग का काम है कि हार्ट रेट को कम करना, ठीक है। आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दिया, ठीक है, उसका काम है हार्ट रेट को मेंटेन करना एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो आपने एक और ड्रग एंटी हाइपरटेंसिव दे दी, तो ये दोनों ड्रग आप अब मिलकर क्या करेंगी, कम्युलेटिव इफेक्ट देंगी, यानी कि एक ये अपनी आपकी बॉडी में जो है ये ओवरडोज करने जा रही हैं, ठीक है। तो ये एक काम जो आपने एक मरतबा करना था वो 2 दफ़ा हो गया है, ठीक है। तो इस तरह एक और एग्जांपल हम देख लें पल्स रेट की। तो पल्स रेट जो है आपकी चली गई 100 पर, आपने उसको कम करने के लिए जो है एक मेडिसिन दी, ठीक है, मेडिसिन दी, आपका हार्ट रेट आ गया 75, पल्स रेट आ गया 75 पर, ठीक है। तो आपने उसी जैसी एक और मेडिसिन दे दी जिससे पल्स रेट आपका आ गया 50 पर, ठीक है। तो जो ड्रग है वो थोड़ा सोचेगी कि पहले से एक ड्रग बॉडी में मौजूद है, ठीक है, तो वो भी वही काम कर रही है जो मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है बेटा। तो बाज़-औक़ात बेटा ऐसा भी हो जाता है कि 2 ड्रग्स जब हैं वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो वो जो काम हमें चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता। अगर मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दूँ थायरोक्सिन की, तो उसका लेवल हमने कम करना चाहा था, ठीक है। अगर वो कम नहीं हो रहा ड्रग इंटरैक्शन की वजह से, तो बॉडी का जो है वो बॉडी के लिए डेंजरस साबित हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है ड्रग इंटरैक्शन का। तो बेटा ये वो एरिया होता है जहाँ पर हमारे फार्मासिस्ट बहुत खामोश बैठे होते हैं। खामोश होने की 2 वजह हो सकती हैं। एक ये कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बात करने के लिए कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला, ठीक है। दूसरी जो मेन वजह हो सकती है कि उन्हें जो है आता नहीं है, ठीक है। तो बहुत माज़रत के साथ, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ मैं बात करता हूँ बेटा कि हम पढ़ने लिखने के मामले में बहुत कमज़ोर हैं। यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट कर लेंगे, सब्जेक्ट के बारे में टीचर से बात कर लेंगे, सिलेबस कम करवा लेंगे, ठीक है, जीपीए अच्छा आ जाएगा, और इसी भाग-दौड़ में बेटा हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो बुरी तरह से मिस कर दी हैं, ठीक है। तो मैं हर सेशन में बहुत अफ़सोस के साथ ये बात कर रहा होता हूँ। तो बेटा नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल आता है कि सर व्हाट इज़ अ थेराप्यूटिक डुप्लीकेशन। आइए मैं एग्जांपल के साथ समझाऊँ। हम कहते हैं कि सर 2 ड्रग्स दे दी हैं जिनका काम सेम था। मिसाल के तौर पर टेकिंग अ बेंजोडाइज़ेपिन फॉर एंजाइटी एंड अनदर बेंजोडाइज़ेपिन एट अ बेड टाइम फॉर इंसोम्निया। यानी कि आपने एक बेंजोडाइज़ेपिन दी है एंजाइटी के लिए, ठीक है, और एक उसी के साथ फिर ले ली है बेंजोडाइज़ेपिन किसके लिए, इंसोम्निया के लिए, ठीक है। दोनों एक ही क्लास की ड्रग्स हैं, आपने ले लिए, ठीक है। अब ड्रग को थोड़ी पता है कि बॉडी में जो है पहले से एक ड्रग मौजूद है वही काम कर रही है और मैं भी वही काम कर रही हूँ। तो इस तरह एक हमारे पास एक कम्युलेटिव इफेक्ट आएगा। तो वो जो कम्युलेटिव इफेक्ट आएगा हमारे पास वो टॉक्सिक लेवल पर जाएगा। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर पॉइज़न और टॉक्सिक में क्या फ़र्क होता है? तो उनको मैं जवाब दूँ कि मैं कहता हूँ कि सर नमक जो है वो टॉक्सिक
कह सकते हैं हम, आर्सेनिक को मैं पॉइजन कहूँगा, क्योंकि आर्सेनिक अगर थोड़ा सा भी बॉडी में चला गया तो वो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन नमक अगर थोड़ा सा बॉडी में चला गया तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसका एक लेवल होगा नमक का, एक लिमिटेशन होगी उसकी, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा अगर बॉडी में जाएगा तो वो हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो एक लेवल होगा उसका, एक थ्रेश होल्ड मौजूद होगा, ठीक है। तो ये बेंजोडाइज़ेपिन है, ये बॉडी के अंदर पॉइजन नहीं है, लेकिन अगर लेवल जो है बढ़ा रहे हैं तो सर बेंजोडाइज़ेपिन बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकती है, ठीक है। तो आइए ड्रग इंटरेक्शन को थोड़ा सा और डीप से पढ़ते हैं। तो मैं कहता हूँ कि सर एक इसका डायनामिक इफेक्ट होता है और एक काइनेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ डायनामिक इफेक्ट और इंटरेक्शन, तो इसको हम पढ़ते हैं। वन ड्रग अल्टर्स द सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ टिश्यू to another drug by having the same or a blocking effect. These effects usually occur at the receptor level but may occur intracellularly. तो इसको मैं अगर समझाऊँ, इसका मतलब है कि सर जो ड्रग जो है या तो किसी का एगोनिस्ट बन जाएगी, ठीक है, या फिर एंटागोनिस्ट बन जाएगी। तो इस तरह का जो इफेक्ट हमें मिलेगा उसको हम नाम देंगे फार्माकोडायनामिक इफेक्ट का, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक की तो हम कहते हैं कि सर ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटीन बाइंडिंग, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इन तमाम की तमाम चीज़ों को अगर कोई ड्रग इंटरेक्शन की वजह से अल्ट्रेशन आ रही है, ठीक है, तो उसको हमने नाम दे दिया फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट या फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन का। तो आइए बेटा अब एफडीए के डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो मैं एफडीए को भरपूर प्रमोट करता हूँ, क्योंकि ये जो है एफडीए ये रिसर्च के बाद बात कर रहे होते हैं और अथेंटिक बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं कुछ कैटेगरी ऑफ ड्रग की तरफ, ठीक है, और कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कोशिश की है कि वो मेजर ड्रग आपके सामने रखूं जो हम यूजली जो है अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो देखते हैं H2A रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो देखें अगर कोई H2A रिसेप्टर एगोनिस्ट इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो ये सिमिटाडीन ले रहा है, तो H2 ब्लॉकर में उन्होंने मेंशन किया होगा कि फार्मासिस्ट या डॉक्टर से पूछेगा। देखिए एफडीए लिखता है कि वो डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछें, ठीक है। अमेरिका में फार्मासिस्ट से पूछा जाता है, पूछना तो पाकिस्तान में भी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसा करो। यहाँ उसके साथ अगर आपको कम्पीट करना है, डॉक्टर के साथ कम्पीट करना है, तो आपका जो नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका पेशेंट थियोफाइलिन ले रहा है, ठीक है, जो उन्होंने आगे मेंशन किया हुआ है कि एस्थमा के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि एक एंटी एस्थमेटिक ड्रग है, ठीक है। तो अगर कोई वारफारिन ले रहा है जो कि एक एंटीकोगुलेंट ड्रग है, ठीक है, अगर कोई फिनिटिन ले रहा है जो एंटी सीजर ड्रग है, ठीक है, तो इनके साथ हमने H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट नहीं देने होते, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर कोई एंटासिड ले रहा है, यानी कि क्योंकि ये आगे उन्होंने मेंशन इसका भी किया हुआ है नीचे इसके कि ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, सोर स्टॉमिक हार्टबर्न, रिलीफ ऑफ एसिड इंडाइजेशन, ठीक है। तो वो पूछने जा रहा है, यानी तो वो किस किस के साथ नहीं लेने चाहिए, ठीक है। तो अगर तो वो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जिक है तो हमें उसको ये जो है एंटासिड नहीं देने, ठीक है। अगर आप कोई प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ले रहे हैं तो उसके साथ भी आप एंटासिड नहीं देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं एंटी एमेटिक ड्रग। तो व्हाट इज़ एन एंटी एमेटिक, तो इसको मैं आसान लफ्ज़ों में अगर समझाऊँ के और उल्टी को रोकने के लिए जो ड्रग हम दे रहे होते हैं उसको हम एंटी एमेटिक कहते हैं, ठीक है। इसका जो कॉमन ब्रांड ग्रेविनेट के नाम से सेरल कंपनी बना रही है, ठीक है, वो आ जाता है, ठीक है। तो जो पेशेंट्स सेडेटिव और ट्रांसक्युलाइजर्स पर मौजूद हैं, ठीक है, तो उनके साथ हम एंटी एमेटिक नहीं देंगे, ठीक है। जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, जिनको ब्रोंकाइटिस है, ग्लूकोमा है, ठीक है, उनके साथ आप एंटी एमेटिक नहीं देंगे। नीचे एक पॉइंट मेंशन है अल्कोहलिक, ठीक है, तो अल्कोहल के साथ जो है वो इसको हम नहीं देंगे, क्योंकि यूएसए में तो अल्कोहल बैन नहीं है ना, वहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में तो बैन है, पाकिस्तान में तो ऐसे इसका तल्लक ही नहीं है, तो लिहाजा उन लोगों के लिए उन्होंने मेंशन किया है कि अल्कोहल के साथ जो है एंटीएमेटिक ड्रग्स जो हैं वो नहीं देनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एंटीहिस्टामिन्स की। तो ये जो आप रनी नोज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, छींक के लिए, या आँखों से पानी आ रहा है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप हाई ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ आपने एंटी हिस्टामिन्स नहीं देनी है, ठीक है। ये मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग हाई ब्लड प्रेशर के साथ एंटी हिस्टामिन्स ले रहे होते हैं, तो सर ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं, आपने इनसे अवॉइड करना है, ठीक है।
तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगर कोई कफ मेडिसिन ले रहा है या कोई ब्रोंकोडाइलेटर है, कफ मेडिसिन है या ब्रोंकोडाइलेटर हम जिस क्लास में ले रहे होते हैं तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं एंटीटसिव ड्रग का, ठीक है। तो अगेंस्ट स्टेटिव और ट्रांसक्लाइजर के जो पेशेंट हैं उनको हम ये नहीं देंगे। तो देखिए बेटा, एक खाका आपके जहन में बनता जा रहा है कि सर सेडेटिव है, हर कोई अगर मौजूद है, अगर कोई एल्प्राजोलैम ले रहा है, ठीक है, अगर कोई ब्रोमाइज़ेपाम ले रहा है तो हमें उनको रोकना पड़ेगा दूसरी दवाएं देते वक्त। अगर कोई हार्ट पेशेंट है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक मालिक्यूल है एलोपिरिनोल, जिसको इस्तेमाल किया जाता है बॉडी से यूरिक एसिड को कम करने के लिए। अब एलोपिरिनोल को के अगेंस्ट जो एक न्यू ड्रग डिस्कवर हुई 2007 में, डेट वाज फेबेक्सोस्टेट, ठीक है। तो लोगों ने इसको बहुत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो है हार्ट के जो पेशेंट है उनके लिए ये डेंजरस है, तो लोगों ने फेबेक्सोस्टेट का इस्तेमाल कम कर दिया। अब दोबारा वापस एलोपिरिनोल पर आ गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं लैक्सेटिव की, जो हम कब्ज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो किडनी पेशेंट में स्टोमिक पेन, वॉमिटिंग आप के जो पेशेंट हैं उनको आपने एहतियात के साथ ये देनी होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं डीकंजेस्टेंट्स, नेज़ल डीकंजेस्टेंट, ये ठीक है। तो आप अगर ये ले रहे होते हैं, आपका गला बंद हो रहा है, बलगम जमता जा रहा है, ठीक है, तो अगेन हार्ट पेशेंट है तो उनके साथ हम ये नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट। तो इसकी हम बात करते हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट की। यहाँ पर निकोटीन से रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर मेंशन करेंगे कि जो लोग स्मोकर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि वो छोड़ नहीं पाते, तो उनके लिए च्युइंग का इस्तेमाल किया जाता है या मुख्तलिफ़ तरीक़ों को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो इसके साथ भी हमने इस्तेमाल जो है एहतियात रखना होती है, एहतियात से ये चीज़ें भी देना होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पेन रिलीवर की, जिसको हम अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिनमें एस्प्रिन है, नेप्रोक्सन की बात कर जाते हैं, ठीक है, एफडीए। तो बेटा जो एफडीए होता है ये भी वही बात कर रहा होता है जो हम करते हैं, लेकिन ये अथेंटिक बात कर रहा होता है, ठीक है। हम भी वही चीज़ें पढ़ते हैं, वो भी वही चीज़ें पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अगर कोई स्टिमुलेंट इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो स्टिमुलेंट इस्तेमाल करते वक्त यानी कि फूड ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है, ये भी एक जो है डेंजरस है और इसको डेंजरस में काउंट किया जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ठीक है सर, आपने इंटरेक्शन को बता दिया हम, लेकिन अब हम थोड़ा सा फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पर आना चाहते हैं कि सर ये जो इंटरेक्शंस हो रही हैं उनकी वजह क्या है। तो आइए थोड़ा सा तफसील से, तो मैंने 10 ऐसी मेडिसिन आपके सामने रखूँगा, ठीक है, जिनका आपको पता होना बेहद ज़रूरी होगा, ठीक है। पहले बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में ACEI भी कहते हैं, और साथ में हम बात करते हैं पोटाशियम सप्लीमेंट की। हम कहते हैं कि सर AC इनहिबिटर क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ। तो बेटा आज आपने लिखना नहीं है, ठीक है बेटा, आज आपने कोशिश करनी है कि अपने जहन में, दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सर ACE इनहिबिटर इस्तेमाल होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, हार्ट फेलियर को कंट्रोल करने के लिए, और अर्ली किडनी डिजीज़ के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल में लिजेनोप्रिल आ गया, बिनेजाप्रिल आ गया, ठीक है, एनेलाप्रिल आ गया। तो ये प्रिल वाले अक्सर कहा जा रहा होता है इनको, तो ये प्रिल जिनमें आता है तो वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पोटाशियम सप्लीमेंट। पोटाशियम सप्लीमेंट क्या करता है, ठीक है। पोटाशियम सप्लीमेंट यूज टू इंक्रीज द लेवल इन द ब्लड। एग्जाम्पल की बात करें, पोटाशियम सिट्रेट आ गया है, पोटाशियम बाइकार्बोनेट आ गया, पोटाशियम क्लोराइड आ गया, ठीक है, ये देते हैं, ठीक है। ठीक है सर, बातें दोनों समझ आ गई हैं, ठीक है। अब इंट्रैक्शन किधर है, तो ACEI इंक्रीज द लेवल ऑफ पोटाशियम इन द बॉडी, तो ये ACEI का इफेक्ट हो गया, ठीक है। अगर आपने इसके साथ पोटाशियम सप्लीमेंट दे दिया तो क्या होने जा रहा है, तो सर हाइपरकैलेमिया होने जा रहा है, आपका पोटाशियम लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। अगर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर पर है कोई, तो आपने फ़ौरन उसके पोटाशियम सप्लीमेंट को है वो स्टॉप करवाना होगा। ये काम डॉक्टर ने करना होता है, लेकिन जब आप फार्मेसी कम्युनिटी पर काम कर रहे होते हो, अपनी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आती है, तो आपने ये चेक लाजमी करना होता है, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है, एक फार्मासिस्ट की ज़िम्मेदारी होती है। तो बच्चे कहते हैं कि सर मैंने इंटर्नशिप करनी है, इंटर्नशिप वो करने जाते हैं, डेली अपनी नॉर्मल रूटीन में जाते हैं, वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो इंटर्नशिप से बेहतर है बेटा कि आप चीज़ें बैठकर पढ़ें, वो आपको ज़्यादा बेटर रहेंगी।
आप किसी भी इंटर्नशिप पर चले जाएं, कोई भी आपको ऐसा नहीं बताएगा कि ACEI के साथ पोटेशियम जो सप्लीमेंट है वो नहीं देने चाहिए। आज के बाद आप किसी को भी आज के बाद जब ये मेडिसिन ACEI देंगे तो आप उनसे पहले पूछेंगे कि सर आप पोटेशियम सप्लीमेंट तो नहीं ले रहे। अगर वो पोटेशियम सप्लीमेंट ले रहा है तो आप कहेंगे सर इसको स्टॉप करना पड़ेगा। फिर आपने उसकी वजह बतानी है कि क्यों स्टॉप करवाना है। उसको बताना है कि सर ये दोनों एक ही हैं, तो ये लेवल बॉडी में इस चीज़ का लेवल इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको ये स्टॉप करने पड़ेंगे, वरना ये आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है, ठीक है। तो आगे बेटा आप बात करते हैं ACEI प्लस पाइरेनोलैक्टोन, ठीक है। तो ये पहला पैराग्राफ जो इसमें पिछली बात की है इसको हम स्किप करते हैं। तो सर ये स्पाइरेनोलैक्टोन क्या करता है? इट यूज्ड एज अ डाययूरेटिक टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। तो बेटा आपने अक्सर सुना होगा कि पेट में पानी चला गया है तो उसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये एल्डेक्टोन के नाम से सरल का ही है, आई थिंक ये भी आता है ब्रांड, ठीक है, वो मोस्टली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि सर इंट्रैक्शन किधर है? इट इंक्रीज द ब्लड पोटेशियम लेवल्स। ओके, तो इधर ये दवा भी जो है पोटेशियम लेवल बढ़ा रही है, तो उधर ACEI भी बढ़ा रहा है, तो यानी कि दोनों का काम एक है। तो सर हाइपरकलीमिया अगेन हो सकता है, ठीक है। तो ACEI का क्या काम होता है? देते वक्त जो है आपने क्या करना है, स्पाइरेनोलैक्टोन को रोकना होता है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं बेटा डाइजोक्सिन एंड एमिड्रोन। डाइजोक्सिन के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन मज़ीद देता चलूँ। जब इसको आप डिस्पेंस करते हैं तो ग्लव बॉक्स में करते हैं, ठीक है। ग्लव बॉक्स को आप गूगल करना, चेक करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होता है, ठीक है। तो डाइजोक्सिन क्यों इस्तेमाल करते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए, हार्ट रेट को स्लो करने के लिए, अगर आपके कार्डिक रिदम में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम डाइजोक्सिन इस्तेमाल करते हैं। अब एमिड्रोन की बात करें तो ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? सर ये कार्डिक अरिदमिया में सीवियर या सीरियस कार्डिक अरिदमिया में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है सर। ये बातें तो सब क्लियर होगी। अब सर इंट्रैक्शन किधर है? तो एमिड्रोन वाज लीड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ डाइजोक्सिन इन द बॉडी एंड कॉज टॉक्सिसिटी। अगर दोनों एक साथ दी गई तो अगेन इफेक्ट जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। अब हुआ ये कि ये देना लाजम है, ठीक है, इन दोनों के साथ नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। तो साइंस आपको रोक नहीं रही, मेरी फार्मेसी आपको रोकती नहीं है, वो कहती है कि ECG को मॉनिटर करो। अच्छा कि आप ECG पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए एक फार्मासिस्ट को, जो भी मेडिकल फील्ड से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर भी हम डिटेल में जो है एक कोर्स लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अपने फीडबैक देना हमें, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं डाइजोक्सिन के साथ विरापामिल की, ठीक है। डाइजोक्सिन क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम पीछे बात की है कि कार्डिक हार्ट फेलियर के लिए, ठीक है। तो विरापामिल को क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये ACEI है, ठीक है, यानी कि जो टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, ठीक है, उसी क्लास की एक ड्रग है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए, इस्तेमाल करते हैं हार्ट रेट को स्लो करने के लिए। तो सर अब इंट्रैक्शन किधर है? देखिए बेटा डाइजोक्सिन जो है हार्ट रेट को कम कर रहा है, विरापामिल भी ओ माय गॉड हार्ट रेट को कम कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर हम दोनों साथ में देंगे तो ये ऐसे होगा कि आप बैल मुझे मार, ठीक है। हम खुद कह रहे हैं कि हम खुद उस पेशेंट की जान लेना चाह रहे हैं, तो हम अक्सर ये हॉस्पिटल में देख भी रहे होंगे आपके, ये दोनों साथ में दी जा रही हैं, ठीक है। तो बेटा ये जब दोनों साथ में इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो हार्ट रेट है वो एक्सेसिवली जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है बेटा। तो आपने ये सारी चीज़ें जो है आपने अपने ज़हन में रखनी है और अपना जो काम जो है वो पूरी ज़िम्मेदारी से परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल में ये चीज़ें हो रही होती हैं तो हमारे फार्मासिस्ट माज़रत के साथ फिर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर खामोश घूम रहा होता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अब मेरा फार्मासिस्ट जो होगा मेरे से बड़ा फार्मासिस्ट होगा, वो खामोश नहीं घूमेगा, वो बात करने की सलाहियत रखेगा। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं थियोफाइलिन की और क्यूनेलिन्स की। तो शुरू में बता दिया था कि थियोफाइलिन जो है एंटी एस्थमेटिक ड्रग है, ठीक है, अस्थमा के पेशेंट को के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्यूनेलिन्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं इसको देख लेते हैं। ये एक एंटीबायोटिक है, UTI को ठीक करती है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करती हैं। अगर इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें आ जाती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, यानी कि ऑक्सासिन फैमिली हम इसको अक्सर कह रहे होते हैं, ठीक है बेटा। तो अब बात करते हैं कि सर इंट्रैक्शन किधर है?
तो क्यूनेलिन्स इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द थियोफाइलिन बाय इंक्रीजिंग इट्स ब्लड लेवल्स। तो देखो बेटा, मेटाबॉलिज्म को कम कर रही है, ठीक है। तो जिसका नतीजा क्या होगा, जो ड्रग है वो ब्लड में ही अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब ड्रग अकोमुलेट होगी तो थियोफाइलिन की जो है वो बॉडी में टॉक्सिसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जिससे हम क्या जिससे जो है वो स्फीयर जो है साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सीजर, शदीद किस्म के झटके लगना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, पेशेंट को। तो इस तरह के मामलात आ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं वारफारिन और मैक्रोलाइड्स की। तो वारफारिन के बारे में काफ़ी बात हो चुकी है, फिर हम देख लेते हैं। वारफारिन इज एन एंटीकोगुलेंट ड्रग, यानी कि ब्लड थिनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैक्रोलाइड की बात करें तो ये एक एंटीबायोटिक है। ये भी यूटीआई को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनकी एग्जांपल अगर मैक्रोलाइड की देखें तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन आ गया, क्लेरिथ्रोमाइसिन आ गया, एरिथ्रोमाइसिन आ गया। तो माइसिन फैमिली इनको अक्सर कहा जा रहा होता है, ठीक है। एम से मैक्रोलाइड और एम से माइसिन, तो इससे आपको याद रखना भी आसान हो गया, ठीक है बेटा। तो अब इंट्रैक्शन देखिए सर, इंट्रैक्शन किधर है। तो मैक्रोलाइड जो है वह रिड्यूस द मेटाबॉलिज्म एंड क्लियरेंस ऑफ वारफारिन एंड इंक्रीज इट्स इफेक्ट लाइक ब्लीडिंग। तो बेटा ये क्या हो गया, अगर मैक्रोलाइड को आपने दे दिया किसके साथ, वारफारिन के साथ, तो वारफारिन अपना इफेक्ट शो ही नहीं करेगा, जिससे ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं वारफारिन प्लस एनसेड्स। तो इनको भी आप अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एनसेड्स अपने घर में मौजूद होते हैं, जिनमें आ जाते हैं जो हम इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, फीवर के लिए, हेड के लिए। तो डिक्लोफेनिक इसमें एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। एस्पाइरिन आ गया, नेप्रोक्सिन आ गया, ठीक है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो एनसेड जो है वो अल्सर भी बेटा काज कर सकते हैं, ये आगे लिखा हुआ है ना, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सर अब बात हो गई है, ठीक है, वारफारिन की भी हो गई है, ठीक है, एनसेड्स की हो गई है। तो अब इंट्रैक्शन किधर है। तो NSAIDs interact with warfarin and can result in serious GIT bleeding। तो बेटा क्या होगा, अगर हम दोनों साथ में देंगे NSAIDs और वारफारिन, तो ये क्या करेंगे, GIT को ब्लीड करना स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि इसके जो है अफेक्ट को रोक देंगे, वारफारिन का जो इफेक्ट होता है, ठीक है, उसको रोक देंगे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो NSAIDs हैं अब ये अल्सर काज कर रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि स्टार्ट यहाँ से ही हुआ है कि एनसेड देना ज़रूरी है। ये अल्सर कर बट लेकिन ये अल्सर कर रहा है, ठीक है। तो क्या करें सर, साथ में कोई आप ऐसा करें कि साथ में कोई PPI दे दें, ठीक है। अब दुनिया यहाँ तक पहुँच गई है कि फाइज़र कंपनी ने एक दवा बनाई है एरोथ्रोटिक के नाम से, ठीक है, जिसमें 50 mg डिक्लोफेनिक सोडियम होता है, यानी कि एक एनसेड्स मौजूद है, और 200 माइक्रोग्राम में मिज़ोप्रेस्टोल यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मौजूद है। तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं इससे बचने के लिए, क्योंकि इस्तेमाल करवाना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी साइंस हमें रोक नहीं रही, हमारी फार्मेसी रोक नहीं रही, हम एक कोई अल्टरनेट ढूंढे उसे, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं वारफारिन प्लस फेनिटोन की। तो फेनिटोन क्या है, इसका जिक्र पहले भी हो चुका है, फिर बात कर लेते हैं कि ये एंटी सीजर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको एंटी कन्वल्जेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंटी एलिप्टिक के पेशेंट भी ये यूज़ करते होते हैं, ठीक है। तो अब इनकी इंट्रैक्शन देखें, वारफारिन का तो काफ़ी जिक्र हो गया है, आपको पता चल गया एंटीकोगुलेंट ड्रग है, ठीक है। और इसके बाद फेनिटोन की बात करें तो इंट्रैक्शन इसकी क्या है, फेनिटोन कैन लीड टू इंक्रीज अफेक्ट ऑफ वारफारिन वाइल वारफारिन इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ फेनिटोन। तो ये एक दूसरे के ब्लड लेवल को इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है। ब्लड लेवल इंक्रीज होगा तो ज़्यादा अरसे तक जो है ड्रग बॉडी में रहेगी और अपना जो है वो साइड इफ़ेक्ट भी शो करवा सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा वारफारिन प्लस क्यूनेलोन की। तो 3 मरतबा नाम आ गया, 4 मरतबा हमने वारफारिन को देख लिया, ठीक है। ड्रग ओरल एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। तो क्यूनेलिन्स की भी बात हमने पीछे की है कि ये यूटीआई की ट्रीट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इंट्रैक्शन किधर है, क्यूनेलिन इंटरेक्ट विद वारफारिन रिजल्टिंग इन डिक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड क्लियरेंस ऑफ वारफारिन। इन एडिशन एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट प्रोड्यूस विटामिन K, thereby increasing the effect of warfarin. This increase the effect of warfarin with potential to excessive bleeding. तो बेटा ये क्या हो रहा है, इधर ये विटामिन K को भी कम कर रही है, ठीक है। इसका काम होता है ब्लीडिंग को स्टॉप करवाना, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं वारफारिन प्लस सल्फा ड्रग्स, ठीक है।
हमारे लास्ट वन है ये, तो इसको देख लेते हैं। सल्फा ड्रग्स में आ जाता है सल्फा मेथोक्साजोल आ जाती है, ठीक है। एंड आता है सल्फा मेथोक्साजोल के नाम से, प्लस इसके आ जाता है साथ में ट्रीमेथाप्रिन के नाम से एक ब्रांड आता है जीएसके का, आपने नाम अक्सर सुना होगा, सेप्ट्रान और सेप्ट्रान डीएस के नाम से, तो ये एक नाम आता है। तो ये जीएसके की एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये सल्फा ड्रग्स है। तो इनकी इंट्रैक्शन की बात करें हम, तो यहाँ पर भी आपने ये देखना होता है कि इन दोनों को साथ में नहीं देना, नहीं तो सीरियस इफेक्ट जो है ब्लीडिंग वगैरह के, जो वारफारिन का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, तो वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो अच्छा बेटा, यहाँ पर एक लम्हे के लिए मैं आपको रोकता हूँ। आप में से कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कुछ फाइनल ईयर के हैं, कुछ ग्रेजुएट कर चुके हैं। तो 5 मिनट के लिए आप रुके, पीछे देखिएगा। आपने बेशुमार किताबें पढ़ी, बेशुमार लेक्चर्स पढ़े, बेशुमार स्लाइड्स पढ़ी, बेशुमार जो नोट्स पढ़े। अभी कागज़ का टुकड़ा उठाएं और 15 दवाओं के नाम लिखिए, उनका जेनेरिक लिखिए, उनका ब्रांड नेम लिखिए, उनकी डोज लिखिए, उनकी फ्रीक्वेंसी लिखिए। आपका जो कलम है चौथे या 5वें पर रुक जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें आने के लिए आपको भरपूर तरीके से तैयार होना चाहिए, ठीक है। यही रीज़न है कि ये जो टाइम आता है जून और जुलाई का, जिसमें आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे होते हैं, आप फ्री होते हैं, आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, कीजिए, फिज़िकल इंटर्नशिप भी कीजिए, जहाँ पर आप तस्वीरें खींचकर व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो लेकिन बेटा, हमारे जो ऑनलाइन हम सेशन कर रहे होते हैं उनका पार्ट भी ज़रूर बनिएगा। मैं उम्मीद करूँगा आज भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जिसमें हमने एक एक चीज़ को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा, ठीक है। कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि सर हमने चंद ड्रग इंट्रैक्शन पढ़ ली, ठीक है, मैं और बेहतर बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब मैं दवा डिस्पेंस करूँ तो मुझे पता हो कि इसमें कौन कौन सी इंट्रैक्शन है और मैं कैसे चेक करूं, तो व्हाट इज़ द ऑथेंटिक सोर्स। तो उसके लिए बेटा मैं एक वेबसाइट का लिंक आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। webmed.com के नाम से है, ठीक है। एक ये नाम है, आप ड्रग के नाम लिखेंगे इन दोनों में, ठीक है। जिस जिस ड्रग का आपने इंट्रैक्शन चेक करनी है वो लिखेंगे और चेक पर क्लिक कर देंगे तो आपको वो इंट्रैक्शन आपके सामने बता देगा, ठीक है बेटा। तो एक ये है, एक और वेबसाइट है, ये आप देख रहे हैं ड्रग इंट्रैक्शन रिपोर्ट के लिए, ठीक है। तो इसको भी, इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो इसको भी, इन दोनों वेबसाइट्स को आपने जो है मोबाइल के बुकमार्क में ज़रूर रखना है, ताकि जब भी आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन आए तो आपने ड्रग इंट्रैक्शन लाजमी चेक करनी है, ठीक है। उसको चेक करने के बाद फिर आप पेशेंट को जो है मेडिसन प्रोवाइड करें। देखें, वो तो आगे अनपढ़ मौजूद होता है, ठीक है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको चीज़ों को नहीं पता होता। आप तो एक फार्मासिस्ट हैं, पढ़ा होता है, ठीक है, आपको चीज़ों का पता होता है, ठीक है। तो आपने ही ये चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। इससे हमारे माशरे पर भी अफेक्ट आएगा और हमारे मुल्क पर भी अफेक्ट आएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा, आज का जो लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। आप सबका बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर सुनने का। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी इनको लाइक किया करें और बेटा अपने फीडबैक भी दिया करें, ठीक है। आपके फीडबैक जो होते हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है, उस लिहाज से हमने चलना होता है, ठीक है बेटा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।